दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें श्रीकांत बोल्ला के जीवन की सभी सफलताओं पर प्रकाश डाला गया है, जिससे और लोगों को मोटिवेशन मिले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां दिन होता है 13 जुलाई 1992। जगह होती है मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। वहां पर एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है और दामोदर दामोदर चिल्लाता है और दामोदर को बताता है कि उसको लड़का हुआ है। और दामोदर खुशी से अपने घर जाता है और अपने बच्चे को गोद में उठाकर नाचने लगता है और बोलता है, मैं अपने लड़के का नाम श्रीकांत रखता हूँ। यह इंडिया की तरफ से क्रिकेट खेलेगा एक दिन। लेकिन वह देखता है कि वहाँ आसपास खड़े सभी लोग बहुत दुखी होते हैं, तो वह बोलता है, ये तो खुशी का मौका है, तुम सबने अपना मुंह क्यों लटकाया हुआ है। फिर वह नोटिस करता है कि उस बच्चे की आंख खराब है, वह जन्म से ही अंधा है। यह देखकर उसको बहुत दुख होता है और वहाँ पे मौजूद सभी लोग उन दोनों पति पत्नी को समझाते हैं कि इस बच्चे को अभी खत्म कर दो, क्योंकि बड़ा होकर के वह लड़का अपनी जिंदगी पर और अपने माता पिता दोनों पर ही बोझ बनेगा। लेकिन दामोदर, उसकी पत्नी, ऐसा नहीं करना चाहते हैं। दामोदर अपने बच्चे के लिए बहुत दुखी होता है और वह सोचता है कि लोग सही कह रहे हैं। वह अपने बच्चे की मोह में आज उसको खत्म नहीं करेगा तो बड़ा होकर के वह खुद पर बोझ बन जाएगा और यह दुनिया उसको जीने भी नहीं देगी। और यह सोचकर वह अपने बच्चे को ले जाकर खेत में दफनाने लगता है। तभी उसकी पत्नी उसके पीछे आती है और बोलती है कि हम दूसरा बच्चा कर लेंगे, पर इसको खत्म मत करो, हम इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे और दुनिया की मत सोचो। फिर दामोदर और उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ बहुत खुश होते हैं और घर ले आते हैं और वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। और श्रीकांत बचपन से ही बहुत होशियार रहता है और चीजों को जल्दी याद कर लेता है। फिर दामोदर श्रीकांत का एडमिशन एक स्कूल में करा देता है। स्कूल में भी श्रीकांत सभी बच्चों में सबसे तेज और होशियार होता है पढ़ाई में, और इसके साथ ही साथ वह क्रिकेट में और हर एक्टिविटी में बहुत आगे रहता है। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है, तभी उसका दोस्त महेश उसको गिरा देता है और उसके हाथ पे एक सिक्का रखकर बोलता है, बड़े होकर तो तुझे वैसे भी भीख मांगना है, तो तू पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहा है, तू अभी से भीख मांग। और यह सुन करके श्रीकांत को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो महेश से लड़ने लगता है। तभी टीचर आकर उन दोनों को हटाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं दामोदर श्रीकांत को समझाता है कि उसको ऐसे लड़कों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तब श्रीकांत कहता है कि लड़ाई उसने शुरू नहीं की थी, महेश ने की थी। तब दामोदर कहता है कि तब तुम्हें अपने भाई की तरह वहाँ से भाग आना चाहिए। उसके बाद श्रीकांत कहता है, नाना, मैं भाग नहीं सकता, मैं जहाँ भी भागूंगा लोग मुझे पकड़ लेंगे, क्योंकि मैं अंधा हूँ, इसलिए सिर्फ मैं लड़ सकता हूँ। और इसके बाद हमें श्रीकांत के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कुराहट नजर आती है। फिर एक दिन दामोदर से उस स्कूल के टीचर बोलते हैं कि हैदराबाद में स्पेशल बच्चों का एक स्कूल है, वहाँ पर श्रीकांत जैसे ही बच्चे हैं। श्रीकांत की दुनिया और हमारी दुनिया अलग है। श्रीकांत उस स्कूल में जाएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसे अच्छी शिक्षा, खाना, सब कुछ मुफ्त मिलेगा। उसका गाँव में कोई फ्यूचर नहीं है। दामोदर को यह बात समझ आ जाती है और वह भारी दिल से श्रीकांत का एडमिशन उस स्पेशल स्कूल में हैदराबाद में करा देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है श्रीकांत एक गार्ड की हेल्प से स्कूल के अंदर जाता है और वहाँ पे उसको अपने जैसे कई लोग मिलते हैं और वह जल्दी ही उनसे दोस्ती भी कर लेता है। और उस स्कूल में एक देविका नाम की टीचर होती है जो श्रीकांत की काफी अच्छे से देखभाल करती हैं और उसको पढ़ाई में भी हेल्प करती हैं। एक बार देविका टीचर श्रीकांत के सामने एक स्टूल लाकर रख देती हैं और श्रीकांत उस स्टूल से टकरा जाता है और बोलता है, इस स्टूल को यहाँ किसने रख दिया। तब देविका टीचर बोलती है, मैंने रखा है, और श्रीकांत को उस स्टूल पर बिठाकर बोलती है, श्रीकांत, ये दुनिया गोल है, जरूरी नहीं जो चीज जहाँ पहले रखी हो बाद में भी वो वहीं रखी रहे, और तुम्हें इस बदलाव का सामना करना सीखना होगा। फिर देविका टीचर श्रीकांत के हाथ में एक स्टिक देती है। श्रीकांत कहता है, ये क्या है। तब देविका टीचर बताती है कि यह तुम्हारी आज़ादी है, अगर इसके साथ चलना सीख लिया तो तुम अकेले कहीं भी आ जा सकते हो। और श्रीकांत बहुत खुश होता है और उस स्टिक से चलना शुरू कर देता है। श्रीकांत अपनी देविका टीचर को अपनी यशोदा माँ जैसा समझता है। उसका मानना है कि उसकी माँ ने उसको सिर्फ जन्म दिया, पर जिंदगी जीना उसे देविका टीचर ने ही सिखाया है। अब मूवी में एंट्री होती है राजकुमार राव की, जो अब छोटे से बड़ा हो गया है और वह उसी स्टिक से अब चल रहा है और उसको स्कूल का हेड बॉय चुना जाता है। इसके लिए अपने दोस्तों के साथ डांस करता है और बहुत खुशी मनाता है। वह स्कूल में कंप्यूटर चलाना, चेस खेलना, बैट बॉल खेलना, दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना, अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा होता है और पढ़ाई भी करता है और पढ़ाई में सबसे आगे रहता है। इस तरीके से वह 10th क्लास का एग्ज़ाम देता है और पूरी क्लास में फर्स्ट आता है। उसके 96% आते हैं। वह कॉल करके अपनी डैड को इसकी जानकारी देता है और उसके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्कूल में एक ट्रस्ट की तरफ से नायडू सर आते हैं, जिनका प्रिंसिपल सर स्वागत कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि इनके ट्रस्ट के पैसों से ही आज स्कूल कितना आगे बढ़ रहा है और विशेष बच्चों का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। और वह अपने स्कूल के हेड बॉय यानी कि श्रीकांत को एक थैंक यू स्पीच के लिए स्टेज पर बुलाते हैं। श्रीकांत स्टेज पर पहुंचता है और बोलता है कि मैं नायडू सर का थैंक यू करना चाहता हूँ कि वो हमें ट्रस्ट के पैसे देते हैं जिससे हमारा स्कूल चल रहा है, लेकिन मैं उनको आधा थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि वो जो ट्रस्ट के पैसे हमें दे रहे हैं उसके आधे पैसे ही हम सभी बच्चों पर खर्च किए जाते हैं, क्योंकि आधे पैसे तो प्रिंसिपल सर और उनकी टीम अपने पास रख लेती है। यह सुनकर के प्रिंसिपल सर शॉक हो जाते हैं और उनको गुस्सा आता है और वह श्रीकांत को रोकने के लिए जाते हैं पर नायडू सर उसको रोक देते हैं। श्रीकांत आगे बोलता है कि हमें किचन से चिकन की खुशबू आती तो है, पर हमें खाने को सिर्फ भरता ही मिलता है, बैगन की भाजी ही मिलती है, पता नहीं वो चिकन कौन खा रहा है। यदि आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो नायडू सर आप अभी किचन में जाकर देख लीजिए, आपको चिकन की खुशबू आ जाएगी।
उसके बाद सभी बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। देविका मैम श्रीकांत को लेकर परेशान होती हैं क्योंकि उनको पता था कि अब उसके साथ स्कूल में बहुत गलत व्यवहार किया जाएगा। अगले सीन में श्रीकांत को उस स्कूल का प्रिंसिपल धक्के मार करके स्कूल से बाहर निकाल देता है और उसका बैग और सामान सब नीचे फेंक देता है। श्रीकांत उठता है और बाहर की ओर जाने लगता है। तभी उस स्कूल का प्रिंसिपल उस स्टिक को उसके हाथ से छीन लेता है और बोलता है ये स्कूल की प्रॉपर्टी है, तुम इसको लेकर के नहीं जा सकते। अब श्रीकांत बिना स्टिक के ही स्कूल के बाहर आ जाता है। श्रीकांत को स्टिक के बिना चलने की आदत नहीं होती है और वह रोड पर ट्रैफिक के बीच में फंस जाता है और वह बहुत दुखी होता है। तभी देविका टीचर को कोई इन्फॉर्म कर देता है कि श्रीकांत को स्कूल से भगा दिया गया है। फिर देविका टीचर अपनी स्कूटी से श्रीकांत को ढूंढने निकल जाती है और स्कूल के बाहर ही रोड के किनारे वह श्रीकांत को बैठा हुआ देखती हैं और वह उसके पास जाती हैं और उसको अपने साथ अपने घर लिवा लाती हैं। देविका टीचर श्रीकांत के घर पर फ़ोन करके उसके माता पिता को बताती हैं कि श्रीकांत को स्कूल से निकाल दिया गया है और अब से वो श्रीकांत को अपने पास ही रखेंगी। उसके बाद हम देखते हैं देविका टीचर कैसेट में फिजिक्स केमिस्ट्री सभी के लेक्चर रिकॉर्ड करके श्रीकांत को वॉकमैन देती हैं और उससे उनको सुनने के लिए बोलती हैं। इस तरीके से श्रीकांत फिजिक्स केमिस्ट्री सभी की नोट्स को वॉकमैन से सुन करके अच्छे से याद कर लेता है और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से जारी रखता है, जिससे उसको मेरिट के आधार पर बहुत अच्छा कॉलेज मिलता है जिससे वह अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर सके। लेकिन उस कॉलेज में उसके 96% होने के बाद भी साइंस बैकग्राउंड नहीं मिलता है, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से विजुअली डिसेबल लोगों को साइंस बैकग्राउंड में सीट नहीं मिलती है। पर श्रीकांत अपनी पढ़ाई साइंस बैकग्राउंड से ही करना चाहता है। इसके लिए उसके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वह कोर्ट जाए। फिर श्रीकांत कोर्ट जा करके एक केस फाइल करता है जो कि स्टेट के खिलाफ होता है। फिर हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है। यह केस की सुनवाई का पहला दिन होता है। तब अपोजिशन का वकील बोलता है, सर अच्छे खासे बच्चे साइंस साइड छोड़ के आर्ट साइड से पढ़ने के लिए तैयार है, पर ये मामला जिद का है, इनको सिर्फ साइंस बैकग्राउंड से ही पढ़ना है, जबकि विजुअली डिसेबल बच्चों के लिए साइंस बैकग्राउंड में कोई सीट नहीं है। अब एक बच्चे के लिए पूरा सिस्टम तो नहीं बदला जा सकता ना। तब जज श्रीकांत से पूछते हैं कि तुम्हें साइंस बैकग्राउंड से ही पढ़ाई क्यों करनी है। तब श्रीकांत बोलता है कि सर आप जज क्यों बने। तो जज बोलता है कि मैं जज इसलिए बना क्योंकि मुझे जज ही बनना था। तब श्रीकांत बोलते हैं, सर आप इंजीनियर, डॉक्टर, क्रिकेटर कुछ भी बन सकते थे, पर आप जज बने क्योंकि आपको जज ही बनना था। सर इसीलिए मुझे साइंस चाहिए क्योंकि मैं सिर्फ साइंस ही पढ़ना चाहता हूँ। जज श्रीकांत की बातों से इंप्रेस हो जाते हैं। तभी अपोजिशन का वकील बोलता है, न्यूटन अगर सेब को गिरते हुए नहीं देखता तो वह ग्रेविटी के बारे में पता कैसे लगाता। इस पर श्रीकांत मुस्कुराता है और अपनी स्टिक को अपनी आई लाइन की हाइट से ज़मीन पर गिरा देता है और बोलता है, कोई बता सकता है कि यह स्टिक कितने टाइम में और कितनी स्पीड से ज़मीन पर गिरी है। पर आसपास सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तब श्रीकांत बोलता है, आप लोग अपना फ़ोन निकाल लीजिए और कैलकुलेट करिए, और मैं बिना फ़ोन के और बिना देखे आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि इसका टाइम और स्पीड कितनी थी। और वह बताता है कि मेरे आंखों से ज़मीन की जो हाइट है वह 1.72 मीटर की होगी, और ये जो स्टिक है ये 200 ग्राम लगभग की होगी, जितना कि एक सेब का वजन होता है। और अगर मैं इस स्टिक को अपने आई लाइन से गिराता हूँ फार्मूलाज के अकॉर्डिंग 0.59 टाइम में यह स्टिक ज़मीन पर गिरी है, और इसकी स्पीड फार्मूला के अकॉर्डिंग 5.782 है। और सभी अपने फ़ोन में देखते हैं कि यह बिल्कुल सही टाइम और स्पीड बताया है, और सब शॉक्ड हो जाते हैं। और जज यहाँ श्रीकांत से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। और श्रीकांत बोलता है, सर सेब को गिरते हुए न्यूटन से पहले भी बहुत लोगों ने देखा होगा, पर सबने ग्रेविटी का पता नहीं लगाया, क्योंकि ग्रेविटी को सर महसूस करने के लिए आग की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद जज बोलते हैं, अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी, और जहाँ पर श्रीकांत को एडमिशन लेना है वहाँ के प्रिंसिपल को भी कोर्ट में समन किया जाए। उसके बाद अगला सीन होता है जहाँ पर श्रीकांत को उसकी देविका मैम वॉकमैन लाकर देती हैं और बोलती है कि हमें पढ़ाई फिर से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट केस हम जीते ना जीते पर पढ़ाई हमें नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है। इसके बाद श्रीकांत वॉकमैन से मैम के नोट्स को याद करने लगता है। उसके बाद हमें अगला सीन फिर से कोर्ट रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर श्रीकांत के कॉलेज के प्रिंसिपल भी आए हुए होते हैं और वह बोलते हैं कि साइंस इतनी आसान नहीं होती कि एक दो फार्मूलाज याद करके दूसरों को इम्प्रेस कर दो। साइंस का सिलेबस बहुत ही बड़ा है और श्रीकांत को उसको पढ़ने में बहुत मुश्किल आएगी। इसको साबित करने के लिए प्रिंसिपल सर एक इंटरमीडिएट की बुक ला करके श्रीकांत के हाथों पर रखकर बोलते हैं, तुम इसमें से कुछ भी पढ़ पा रहे हो, कुछ समझ आ रहा है तुम्हें। तब श्रीकांत बोलता है, नहीं मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी देविका मैम एक दूसरी किताब श्रीकांत को देती हैं और श्रीकांत के फेस पर स्माइल आ जाती है और श्रीकांत वो किताब अपने प्रिंसिपल सर को देकर बोलता है, आप इस किताब को पढ़कर बताइए आपको कुछ समझ में आ रहा है। तब प्रिंसिपल सर बोलते हैं, ये विजुअली चैलेंज लोगों की किताब है, भला ये मुझे कैसे समझ में आएगी। तब श्रीकांत बोलता है, जब आपको मेरी किताब समझ में नहीं आ रही है तो मुझे आपकी किताब कैसे समझ में आएगी, मैं इसको कैसे पढ़ सकता हूँ। प्रिंसिपल सर भी चुप हो जाते हैं क्योंकि उनके पास अब कोई आर्गुमेंट नहीं बची रहती है। तब श्रीकांत बोलते हैं, छोड़िए ना सर, एडमिशन दे दीजिए साइंस बैकग्राउंड में, मुझे पता है आपके पास भी कोई भी आर्गुमेंट अब नहीं बची है, बाकी बातें हम क्लास में कर लेंगे। और इस कॉन्फिडेंस को देखकर जज को भी बहुत अच्छा लगता है और फैसला श्रीकांत के फेवर में आता है। श्रीकांत और देविका मैम कोर्ट रूम से बहुत ही खुशी से निकलते हैं क्योंकि अब श्रीकांत को साइंस बैकग्राउंड मिल चुका होता है और साथ ही साथ अब हर विजुअली चैलेंज बच्चों को साइंस बैकग्राउंड में एडमिशन मिल जाएगा और यह इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज लेकर आता है। अब हम देखते हैं कि श्रीकांत अपने स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, जल्दी उसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वह चेस खेलना, क्रिकेट खेलना, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी करता है। श्रीकांत अच्छा क्रिकेट खेलता है, इसलिए वह अपने स्कूल की तरफ से हर जगह क्रिकेट खेलता है और वहाँ पे वो जीत कर भी आता है। धीरे धीरे एग्जाम का भी टाइम आ जाता है और श्रीकांत एग्जाम में टॉप करके 98% से पास भी हो जाता है और वह स्कूल में टॉप करता है।
अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्कूल के प्रिंसिपल सभी बच्चों से कह रहे होते हैं कि उन्होंने पूरे गवर्नमेंट से लड़ करके श्रीकांत को साइंस में एडमिशन दिया होता है। यह सुनकर के श्रीकांत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन देविका मैम उसको बोलती है तुम हीरो मत बनो यहाँ। फिर वह शांत हो जाता है। प्रिंसिपल सर उसको शॉल देकर के सम्मानित करना चाहते हैं। तब वह बोलता है सर ना ही आपने ना ही मैंने कोई लड़ाई लड़ी है, किसी ने लड़ाई लड़ी है तो वो है मेरी देविका मैम, तो पूरा क्रेडिट उनको जाना चाहिए और ये शॉल आप मुझे नहीं उनको पहनाइए। और देविका मैम को वो शॉल प्रिंसिपल सर दे देते हैं। देविका मैम श्रीकांत से बोलती है ये सब तुम सबको इम्प्रेस करने के लिए बोल रहे हो ना। तब श्रीकांत बोलता है नहीं मैम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं हीरो बन नहीं रहा हूँ, मैं हीरो हूँ। और फिर देविका मैम के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि देविका मैम और श्रीकांत उस जज के पास गए हैं जिन्होंने उनके फेवर में जजमेंट दिया था, और वहाँ जाकर वो बताते हैं कि 12th में श्रीकांत ने अपने कॉलेज में टॉप किया है। जज भी बहुत खुश होता है। तभी जज के पास एक कॉल आती है और वह कॉल पर लीड इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करता है। तब श्रीकांत पूछता है कि ये लीड इंडिया मूवमेंट क्या है। तब जज बताते हैं कि ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का इनिशिएटिव है। तब श्रीकांत बोलता है क्या सर एक भी सीट नहीं मिल सकती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है श्रीकांत को सीट मिल जाती है और वह लीड इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है। वहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से होती है। APJ अब्दुल कलाम वहाँ सभी बच्चों से उनका गोल पूछ रहे होते हैं कि वह बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। सभी बच्चे एक एक करके अपना गोल बता रहे होते हैं। अब जब श्रीकांत के पास माइक आता है तो श्रीकांत बोलता है मैं देश का फर्स्ट विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। यह सुनकर के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत इंप्रेस होते हैं और वह श्रीकांत के पास आते हैं और बोलते हैं तुम अपने गोल को लेकर बहुत क्लियर हो, यह बात मुझे तुमने बहुत अच्छी लगी और मैं तुम्हारा भविष्य देख सकता हूँ कि तुम फ्यूचर में प्रेसिडेंट की शपथ भी ले रहे हो। यह सुनकर के श्रीकांत बहुत खुश होता है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उसको बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद हमें मुंबई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेशनल प्लेयर्स सेलेक्ट किए जाएंगे और यह उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच होता है और वह उस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है और इंडिया के लिए विजुअली चैलेंज्ड बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने का उसको मौका मिलता है और उसको उसके नाम की जर्सी मिलती है, जिसको देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर हमें एक बस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर श्रीकांत बैठा होता है अपने गांव जाने के लिए और उसके बगल में महेश आकर बैठ जाता है जो बचपन में उसको अंधा बोलकर चिढ़ाता है और उसको 1 रुपए दे करके बोलता है कि तुम्हें जिंदगी भर भीख मांगनी है। और फिर वह यहाँ पर श्रीकांत को देखकर उसको छेड़ने लगता है। श्रीकांत को बहुत बुरा लगता है और वह उसको इग्नोर करने के लिए खिड़की के बाहर देखने लगता है। तभी कंडक्टर आकर के महेश से उसके किराए के पैसे मांगता है, पर महेश के पास पैसे पूरे नहीं होते हैं। तब श्रीकांत अपनी जेब से एक सिक्का निकाल करके महेश के हाथ पर रखता है और उसको ऐसा करके बहुत प्राउड फील होता है और महेश शर्मिंदा हो जाता है। उसके बाद श्रीकांत अपने गांव पहुंच जाता है और अपने पिता को वह जर्सी दिखाता है जिस पर उसका नाम लिखा होता है और बताता है कि वह इंडिया की तरफ से क्रिकेट खेलने वाला है। उसका पिता पूरे गांव में घूम घूम करके नाचता है और सबको बताता है कि उसका बेटा श्रीकांत इंडिया की तरफ से क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि पूरा गांव जानता है कि यह उसके पिता का बचपन का सपना होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है श्रीकांत वापस मुंबई चला गया है इंडिया की तरफ से क्रिकेट खेलने के लिए और वहाँ पर उसको देविका मैम का कॉल आता है। देविका मैम श्रीकांत से बोलती है कि और मुंबई कैसा लग रहा है, तो श्रीकांत बताता है उसको मुंबई बहुत अच्छा लग रहा है और फिर वह देविका मैम से बोलता है मैम आप मेरे IIT का फॉर्म भर दीजिएगा। तब देविका मैम बोलती है श्रीकांत IIT के टॉप कॉलेजेस में भी वही सेम प्रॉब्लम है, विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए कोई भी सीट नहीं है, इसके लिए हमें फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। तब श्रीकांत बोलता है मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ, बार बार मैं इस तरीके से कोर्ट जाके नहीं लड़ सकता। तब देविका मैम को एक आइडिया आता है। वो बोलती है ठीक है IIT ना सही पर हम इंटरनेशनली ट्राई कर सकते हैं, US UK यहाँ सबकी टॉप यूनिवर्सिटी में विजुअली चैलेंज्ड बच्चों के लिए सीट होती है। और श्रीकांत बोलता है मेरे लिए यही सही रहेगा। तब देविका मैम बोलती है लेकिन इसके लिए तुम क्रिकेट नहीं खेल पाओगे इंडिया की तरफ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी और अगर तुम्हारा एडमिशन हो गया तो तुम्हें तुरंत ही फॉरेन के लिए निकलना भी पड़ेगा। इस पर श्रीकांत बोलता है कि उसके लिए पढ़ाई सबसे पहले आती है, बाद में क्रिकेट आता है। और फिर वह अपने कोच से बात करके मैच छोड़ करके वापस हैदराबाद आ जाता है। वह इंटरनेशनली कॉलेज पाने के लिए बहुत सारे इंटरव्यू देता है और वह इंटरव्यू पास भी कर लेता है, क्योंकि उसके इतने अच्छे परसेंट होते हैं तो उसको एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है श्रीकांत को US की MIT यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। फिर देविका मैम श्रीकांत को लेकर के हल्दीराम नागपुर की कंपनी में जाती हैं और वहाँ के CEO से बात करती हैं और उसको बताती हैं कि श्रीकांत इंडिया का पहला विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है जिसको MIT US में एडमिशन मिला है। यह सुनकर के हल्दीराम नागपुर CEO बहुत इंप्रेस होता है। वह बोलता है जहाँ पर 65 लाख फीस दे करके लोग एडमिशन लेते हैं वहाँ पर श्रीकांत को 1 रुपया नहीं देना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं श्रीकांत का फ्लाइट टिकट और US में रहना खाना दोनों स्पॉन्सर कर रहा हूँ। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि श्रीकांत देविका मैम के साथ एयरपोर्ट पर है। फिर श्रीकांत देविका मैम से बोलता है कि आप रो रही हो, तो मैम बोलती है नहीं मैं रोऊंगी क्यों, अब मुझे कम से कम कोई टीचर कर परेशान तो नहीं करेगा। श्रीकांत बोलता है टीचर आपने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना काबिल तो बना दिया कि मैं जान सकता हूँ कि आप रो रही हो। फिर उसकी मैम हंस देती हैं। श्रीकांत उसके बाद एयरपोर्ट पर टीचर बुलाता है और अपनी मैम को बाय बोलता है और देविका मैम के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसके बाद श्रीकांत जब एयरपोर्ट पहुंच करके अपनी बोर्डिंग पास को चेक कराता है तब उसको विजुअली डिसेबल होने की वजह से फ्लाइट में अकेले बैठने की परमिशन नहीं दी जाती है। वहाँ पर मैनेजर भी आ जाता है पर वो भी श्रीकांत को मना करता है। अपने साथ ट्रैवल करने के लिए किसको लाऊं? फिर मैं वहाँ खड़े और पैसेंजर से बोलता है कि आप लोग प्लीज़ मेरी मदद करिए, आप इनसे बोल दीजिए कि आप मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। पर श्रीकांत की कोई मदद नहीं करता। श्रीकांत सबसे बहुत रिक्वेस्ट करता है पर उसकी मदद जब कोई नहीं करता है तब श्रीकांत एक जगह बैठ जाता है और वो मैनेजर को बुलाकर लाता है और एक्ट करता है जैसे कि वहाँ पर फ्लाइट है और उन्हें बताता है कि वह कितने स्टेप में कहाँ पर जा सकता है, कहाँ पे टॉयलेट है, कौन सी सीट कहाँ पे है और कितने गेट हैं और कितने गेट कहाँ पर है, कहाँ से एग्जिट है। इस सारी चीज़ों का एक्ट करके वो बताता है
और एक्ट करके अपनी सीट पर बताता है कि ये इस जगह पे मेरी सीट होगी। मैनेजर श्रीकांत के प्रेजेंस ऑफ माइंड को देख करके बहुत शॉक्ड हो जाता है और इम्प्रेस भी होता है। वहाँ खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और श्रीकांत को अप्रिशिएट करते हैं। मैनेजर भी श्रीकांत को अकेले फ्लाइट में जाने के लिए परमिशन दे देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि श्रीकांत MIT पहुंच जाता है और जल्दी ही वहाँ पर नए दोस्त बना लेता है। वो स्विमिंग करना, अकेले रोड क्रॉस करना, रेस्टोरेंट जाना, अपने दोस्तों के साथ घूमना, सब कुछ शुरू कर देता है और उसको अपनी वहाँ बेस्ट लाइफ मिलती है और वह बहुत अच्छे से अपनी इस नई जिंदगी को एंजॉय कर रहा होता है और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा होता है। तभी उसको बेसबॉल के बारे में पता चलता है कि अमेरिका में लोग बेसबॉल खेलते हैं। फिर वो बोलता है क्या मैं भी इसको खेल सकता हूँ? सब बोलते हैं हाँ तुम भी खेल सकते हो। फिर वह बेसबॉल खेलने के लिए जाता है। अब वहाँ की बेसबॉल टीम में श्रीकांत भी मेंबर बन जाता है और एक मैच में श्रीकांत इतना लंबा शॉट लगाता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। इंडिया की मैगजीन में श्रीकांत की फ्रंट पेज पर फोटो आती है। स्वाति नाम की एक लड़की उस मैगजीन को देखती है और श्रीकांत से इंप्रेस हो जाती है। श्रीकांत को स्वाति का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है और श्रीकांत उसे एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों की कॉल पे बात शुरू हो जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। श्रीकांत को बताती है कि वह भी अमेरिका आ रही है अपने आगे की पढ़ाई MD को कंप्लीट करने के लिए। श्रीकांत बहुत खुश होता है। उसके बाद स्वाति भी अमेरिका आ जाती है। दोनों साथ में लॉन्ग ड्राइव जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, बीच पे जाते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पर उनके बीच नज़दीकियाँ आ जाती हैं। इसी तरीके से श्रीकांत का इंजीनियरिंग भी कंप्लीट हो जाता है MIT में और उसके पास देविका मैम का कॉल आता है। तो वह देविका मैम से कहता है कि मैम मैं यहाँ जॉब सर्च कर रहा हूँ, मुझे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मैं इंडिया वापस नहीं आऊँगा और जल्दी ही मैं आपको भी यहाँ बुला लूँगा जब मैं यहाँ सेटल हो जाऊँगा। देविका मैम श्रीकांत को इंडिया बुलाना चाहती हैं पर वह जब देखती है कि श्रीकांत इंटरेस्टेड नहीं है तो वह उसे कुछ नहीं बोलती हैं और फ़ोन रख देती हैं। श्रीकांत की गर्लफ्रेंड स्वाति उसको बोलती है कि उसको इंडिया वापस जाना चाहिए, वहाँ उसके जैसे बहुत से लोग हैं, उसको उनकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद श्रीकांत को भी यही सही लगता है और वो इंडिया के लिए निकल जाता है। श्रीकांत इंडिया पहुंचता है और देविका मैम से मिलता है और बोलता है हमें क्या करना चाहिए। तब देविका मैम बोलती है हमें तुम्हें मिल करके विजुअली डिसेबल लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उनमें स्किल डेवलप करनी चाहिए। इसके लिए हमें एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए। श्रीकांत को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वह श्री देवी के नाम से एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट विजुअली डिसेबल लोगों के लिए मैम के टेरेस पे ओपन भी कराता है। श्रीकांत और देविका मैम मिल करके विजुअली डिसेबल लोगों कंप्यूटर भी सिखाते हैं, लेकिन जब उनके स्टूडेंट जॉब के लिए जाते हैं तब उन पर कोई ट्रस्ट नहीं करता और उन्हें कोई जॉब नहीं देता है, जिससे उसकी मैम और श्रीकांत दोनों बहुत दुखी होते हैं। फिर श्रीकांत बोलता है मैम हमें इन्हें स्किल सिखाने से जरूरी है इंडिपेंडेंट बनाना, इसके लिए हमें इनके लिए खुद ही जॉब जनरेट करनी चाहिए और इसके लिए मैं खुद की कंपनी खोलना चाहता हूँ। मैम ने कहा पर कौन सी कंपनी हम खोलेंगे? उस वक्त श्रीकांत बताता है मैम हम रिसाइकिल करेंगे पेपर को, हम रिसाइकिल पेपर की कंपनी खोलेंगे और इसके लिए वे दोनों इन्वेस्टर ढूंढने लगते हैं। लेकिन श्रीकांत जहाँ भी इन्वेस्टर ढूंढने जाता है लोग उसको विजुअली डिसेबल मान करके उसको सीरियस नहीं लेते हैं और कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। तभी श्रीकांत की मुलाकात एक बार फिर APJ अब्दुल कलाम सर से होती है और वह उनको अपना आइडिया बताता है तो वह उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। बोलते हैं ये इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को रिसाइकिल करके यूज़ करें और वो श्रीकांत बोला कि कंपनी में 25 लाख रुपए इन्वेस्ट भी कर, इसलिए वो एक इन्वेस्टर रवि के पास जाता है और रवि को वो बोलता है कि वह उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करे। पर रवि बोलता है कि मैं एक पेपर कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करूँ और अच्छे अच्छे नए आइडियाज़ हैं जिस पर वो इन्वेस्ट कर सकता है, पेपर बैग कोई यूनिक आइडिया नहीं है। पर रवि उसको बताता है कि यह यूनिक आइडिया भले ही ना हो लेकिन ये हमारे देश के हित के लिए है कि हम चीज़ों को रिसाइकिल कर रहे हैं और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। रवि को ये बात बहुत ही इम्प्रेसिव लगती है और वह श्रीकांत की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। श्रीकांत 8 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है। रवि तो पहले हिचकिचाता है लेकिन फिर श्रीकांत का कॉन्फिडेंस देख करके वह हाँ कर देता है। श्रीकांत अपने माता पिता के हाथों अपनी नई कंपनी का उद्घाटन करता है। श्रीकांत रवि और देविका मैम के साथ मिल करके अपनी कंपनी की शुरुआत करता है और जल्द ही वह बहुत पैसे बनाने लगता है। 1 साल के अंदर ही कंपनी काफी प्रॉफिट भी बनाने लगती है। कंपनी की 1 साल की एनिवर्सरी होती है, वहाँ पर रिपोर्टर आए होते हैं जो कि रवि से बात करना चाहते हैं और बोलते हैं सर आपने एक विजुअली डिसेबल इंसान पर कितना भरोसा किया, इस कंपनी के प्रॉफिट में आने का असली क्रेडिट आपको ही जाता है। यह सुनकर के श्रीकांत को बहुत बुरा लगता है और वह रवि से भी बहुत दुखी हो जाता है कि रवि ने उसके डिफेंस में कुछ बोला क्यों नहीं। श्रीकांत कहता है ये आइडिया भी उसका था और कंपनी भी उसकी है, रवि बस इन्वेस्टर है लेकिन लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते हैं। इस बात से श्रीकांत को बहुत बुरा लगता है। तभी हम देखते हैं महेश वहाँ पर आ जाता है और श्रीकांत से उसकी कंपनी में जॉब मांगने लगता है। श्रीकांत मीडिया के सामने अपने दोस्त महेश को बुलाता है और बोलता है ये मेरा दोस्त है, आज मैं जो भी हूँ इसकी वजह से हूँ, क्योंकि वह मुझे बोलता था कि तुम अंधे हो तो तुम सिर्फ भीख मांगोगे और इसने ही मेरे अंदर चिंगारी लगाई थी जो आज आग बन गई और आज मैंने एक कंपनी खड़ी कर दी है। मीडिया पूछती है क्या आप अपने दोस्त को आप इस कंपनी में जॉब देंगे? तो वह बोलता है हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर दूंगा। उसके बाद मीडिया वाले चले जाते हैं पर श्रीकांत को यह बात बहुत बुरी लगती है कि सारा क्रेडिट रवि को मिला है
उसका आइडिया उसकी कंपनी पर उसे कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है क्योंकि वह देख नहीं सकता। उसके बाद महेश उससे बोलता है मुझे नौकरी देने के लिए धन्यवाद। तब श्रीकांत बोलता है तुम्हें मेरी कंपनी में मैं कभी नौकरी नहीं दूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। आज देखो तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। आज तुम मेरे सामने भीख मांग रहे हो और मैंने कंपनी खड़ी कर दी। और महेश दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और श्रीकांत भी वहाँ से चला जाता है। रवि और देविका को श्रीकांत का यह एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता है। उनको लगता है श्रीकांत अब बदल रहा है। श्रीकांत को यह बात बहुत खटकती है कि उसे किसी भी प्रकार से अप्रिशिएट नहीं किया गया। तभी वहाँ के मिनिस्टर की नजर श्रीकांत पर पड़ती है और वो श्रीकांत से मिलती है और उसको अपनी पार्टी से टिकट देना चाहती है। श्रीकांत को इंडिया में पहली बार कहीं से इतना सम्मान मिला था और कोई सामने से उसकी मदद कर रहा था और उसको इस लायक समझ रहा था कि वो उसको अपनी पार्टी का टिकट दे रहा है। इस बात से श्रीकांत बहुत खुश होता है और पार्टी ज्वाइन करना चाहता है। पर रवि और देविका मैम उसको समझाते हैं कि इस वक्त उसकी कंपनी बिल्कुल नहीं है और उसको कंपनी पर फोकस करना चाहिए, ना कि इस तरीके से पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। पर श्रीकांत को लगता है कि रवि उसको रोक रहा है और उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है और इसलिए वो जानबूझ करके पार्टी ज्वाइन कर लेता है। देविका मैम श्रीकांत को इस तरीके से बदलता हुआ देख करके बहुत दुखी होती हैं, पर वो कुछ नहीं कर सकती। पर उन्हें समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। एक बार श्रीकांत अपनी गर्लफ्रेंड स्वाति को लेकर रवि के घर गया होता है तो मजाक में श्रीकांत की वाइफ बोलती है कि श्रीकांत तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें स्वाति मिली है, वो सच में बहुत अच्छी है और बहुत ब्यूटीफुल भी है। तब श्रीकांत को ये बात अच्छी नहीं लगती है। वो बोलता है स्वाति भी तो लकी है ना कि उसको मैं मिला हूँ। तब रवि की वाइफ बोलती है हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन श्रीकांत यहाँ पर रुकता नहीं है। फिर वह रवि की भी टांग खिंचाई करता है। बोलता है आपने इससे कैसे शादी कर ली, क्योंकि आप भी तो इतनी अच्छी और ब्यूटीफुल हो, आपने रवि को कैसे पसंद कर लिया। रवि को और उसकी वाइफ को यह बात बहुत बुरी लगती है। स्वाति को भी यह सारी बातें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन रवि की वाइफ मामला संभाल लेती है। वो बोलती है चलो हम ये सब बातें छोड़ते हैं, तुम कॉफी पियो। लेकिन श्रीकांत के मन में रवि के खिलाफ श्रीकांत के मन में ये बात बैठ चुकी होती है कि रवि उसको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है, इसलिए वो वहाँ कॉफी नहीं पीता है और स्वाति को भी मना करता है और वो दोनों एयरपोर्ट चले आते हैं क्योंकि उसी दिन स्वाति को अमेरिका जाने के लिए निकलना होता है। एयरपोर्ट पे स्वाति श्रीकांत को समझाती है कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है, उसको आगे बढ़ना है तो वो बढ़े, लेकिन इस चक्कर में वह अपनों से दूर ना हो जाए, क्योंकि जैसे उसकी हरकतें हैं उससे अपने दूर हो सकते हैं। पर श्रीकांत वहाँ स्वाति की कोई बात नहीं सुनता है, जिससे स्वाति दुखी होकर के बिना उससे बाय किए ही चली जाती है। यह बात श्रीकांत को भी बुरी लगती है कि स्वाति उससे नाराज होकर चली गई। श्रीकांत और रवि के बीच दूरियां बनने लगती हैं। श्रीकांत अपनी कंपनी को अब और बड़ा करना चाहता है, इसलिए वे रवि से कहता है कि मैं एक बड़ी जगह देख रहा हूँ, हम वहाँ पर जाएंगे। पर रवि बोलता है अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोई बड़ी जगह ले सकें। तब श्रीकांत बोलता है तुम मेरी तरक्की से कभी खुश नहीं होते, अगर मैं कोई बड़ी जगह ले रहा हूँ तो तुम्हें मेरा सपोर्ट करना चाहिए। रवि चाह करके भी श्रीकांत को रोक नहीं पाता है और श्रीकांत एक नई जगह ले लेता है। श्रीकांत के पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वह बड़ी जगह ले तो लेता है, पर वो जगह वो उधार में लेता है और वहाँ के मालिक को बोलता है कि वह 6 महीने के अंदर पैसे चुका देगा। पर धीरे धीरे 6 महीने हो जाते हैं और श्रीकांत उसको पैसे नहीं चुका पाता है और 6 महीने का समय बढ़कर 1 साल हो जाता है। ऐसे नहीं मिलते हैं वो तो श्रीकांत को बार बार कॉल करता है। श्रीकांत उसका फोन नहीं उठाता है और कभी उठाता है तो बोलता है अगर तुम मुझे इस तरीके से परेशान करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं एक अंधा इंसान हूँ, तुम मुझे इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो और मैं सुसाइड करके उस लेटर में तुम्हारा नाम लिख दूंगा। रवि ये सब हरकतें करते हुए श्रीकांत को देखता है तो उसको बहुत रोकता है, पर श्रीकांत को लगता है रवि उसको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहा है, इसलिए वो ऐसी हरकत कर रहा है। रवि ये सारी बातें देविका मैम को बताता है। देविका मैम श्रीकांत को समझाना चाहती है, पर श्रीकांत उनकी बात नहीं सुनता है। श्रीकांत को अब पार्टी से इलेक्शन के लिए टिकट मिलने वाला होता है। उस दिन वह मिनिस्टर से मिलने जाता है। उस दिन देविका मैम श्रीकांत को समझाती है कि वह जो कर रहा है गलत कर रहा है, वह अपने अंधे होने का फायदा ले रहा है, जबकि वह हमेशा से इस चीज के खिलाफ था। आज उसे पार्टी टिकट सिर्फ इसलिए दे रही है क्योंकि वह देख नहीं सकता है, लेकिन वह देविका मैम की बात को नहीं समझता है और बोलता है मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, न ही आपके और न ही रवि के, और मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और मुझे टिकट इसलिए नहीं मिल रहा है कि मैं अंधा हूँ। और वह मिनिस्टर के पास पहुंच जाता है टिकट के लिए। वहाँ पे मिनिस्टर्स को बुलाती है और बोलती है ये देखो हमने तुम्हारे लिए पोस्टर और बैनर बनवा दिए हैं, अब तुम इलेक्शन में खड़े होने के लिए तैयार हो। श्रीकांत बोलता है आप मुझे बस एक बात बताइए कि आप मुझे टिकट क्यों दे रही हैं, मेरे काम को देखते हुए दे रही हैं या इसलिए दे रही है कि मैं देख नहीं सकता। मिनिस्टर बोलती है कि काम तो बहुत लोग कर रहे हैं और तुमसे अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन टिकट तुम्हें सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम अंधे हो और तुम इतना काम भी कर रहे हो। श्रीकांत को यह बात सुन के बहुत बुरा लगता है और उस पर मना कर देता है कि मैं कोई भी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो रहा हूँ और मुझे कोई भी टिकट नहीं चाहिए, मैं आपके साथ नहीं हूँ। और वह वापस आता है और देविका मैम के गले मिलकर रोता है और उनसे माफी मांगता है। श्रीकांत रवि के घर जाता है और उससे भी सॉरी बोलता है और माफी मांगता है और दोनों आपस में गले मिलते हैं। और श्रीकांत स्वाति को भी कॉल करता है, उससे भी माफी मांगता है। सबको बहुत खुशी होती है कि श्रीकांत वापस आ गया। श्रीकांत देविका मैम और रवि के साथ मिलकर कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। टाटा भी बोलांड कंपनी में निवेश करते हैं।
अब हमें दिखाया जाता है दिल्ली 2017, जहां पर DBS बिजनेस एक्सीलेंस का अवार्ड मिल रहा होता है। श्रीकांत को यह अवार्ड बहुत टाइम से चाहिए था और इस बार उसको इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता है स्पेशल कैटेगरी में। और हम देखते हैं श्रीकांत रवि और देविका मैम के साथ वो अवार्ड लेने के लिए फंक्शन अटेंड भी करता है। जब श्रीकांत को स्टेज पर बुलाया जाता है तो रवि उसको स्टेज पर लेकर जाता है और खुद वहाँ से हट जाता है। स्टेज पर खड़े होकर श्रीकांत रवि को और देविका मैम को और अपनी गर्लफ्रेंड स्वाति सबको थैंक यू बोलता है और वह बोलता है कि मेरे जैसे श्रीकांत को आप सहारा मत दीजिए, बस समानता दीजिए। और सभी लोग वहाँ उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन श्रीकांत वहाँ पर अवार्ड लेने से मना कर देता है क्योंकि वो कहता है कि ये अवार्ड उसको किसी स्पेशल कैटेगरी में नहीं चाहिए। वो और मेहनत करेगा और नॉर्मल कैटेगरी में ही ये अवार्ड लेकर जाएगा क्योंकि उसे समानता चाहिए, किसी भी प्रकार की स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। यह सुनकर वहाँ सभी लोग खड़े होकर के श्रीकांत के लिए तालियां बजाने लगते हैं। और उसके बाद मूवी खत्म हो जाती है और हमें रियल श्रीकांत बोला की तस्वीरें और वीडियोज दिखाए जाते हैं। अगर आपने कहानी पूरी सुनी है और आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि मैं कहाँ पे इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।